सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। प्रदेश में 23 से 25 जून के दरमियान मानसून करवट बदल सकता है। बंगाल की खाड़ी में मानसूनी बादलों के आगे बढ़ने के अनुकूल हालात बनने में समय लग रहा है। इसके बाद ही प्रदेश में पूर्वांचल के अलावा पश्चिम व मध्य यूपी में मानसून अच्छी बारिश देगा। यह जानकारी मौसम निदेशक जेपी गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की कहीं सामान्य तो कहीं भारी बारिश जारी रहेगी। छिटपुट तौर पर अन्य अंचलों में भी बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। नए केस के मामले में सारे रिकॉर्ड टूट गए। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 817 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में अब तक की सबसे अधिक संख्या है। इसके साथ ही कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,000 को पार कर गई है। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भी 500 को पार कर गई है। एटा में जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर हाईवे पर निर्माणाधीन पुल के 4 गार्डर अचानक भरभराकर गिर गए। इससे निर्माण कार्य में लगी एक हाइड्रा मशीन और एक पिकअप सहित 4 वाहन दब गए। इसमें 6 लोगों के दबे होने की आशंका है। पिकअप से 200 निकाले गए हैं। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। 3 घायलों को निकाला गया है। इनमें से 2 को गंभीर हालत में आगरा रेफर कर दिया गया। गार्डरों का वजन काफी ज्यादा होने से बेबस बने हुए हैं। गार्डर हटाने के लिए और मशीनें बुलाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलते बनारस के विकास की हकीकत जानने के लिए अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में काशी वासियों ने धैर्य और मेहनत से एक दूसरे का सहयोग किया। इससे साबित हो गया कि आपदा के समय में भी आंसू बहाना काशी वासियों का स्वभाव नहीं है। यह कार्य देश के लिए किसी नजीर से कम नहीं है। मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के अवैध वसूली गैंग पर जिले की पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने टैक्सी स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली करने वाले 11 साथियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही इन सभी के गैंग के पंजीकरण की कार्रवाई पुलिस कर रही है। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इसको लेकर पूरे देश में चीन के प्रति आक्रोश है। साथ ही अब चाइनीज चीजों के बहिष्कार की लहर चल पड़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो जैसे 52 चाइनीज मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। सभी अफसरों व कर्मियों से स्पष्ट कहा गया है कि अपने व अपने परिवार के मोबाइल से यह ऐप डिलीट कर दे। डेटा चोरी की संभावना है। यह आदेश एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और यूपी एसटीएफ पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ यश की तरफ से जारी किया गया है। वाराणसी जिले में बीते 24 घंटे में 2 डॉक्टर समेत 11 नए केस सामने आए हैं। इनमें 2 की रिपोर्ट मौत के बाद पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गोविंदपुरा निवासी 46 साल के मरीज को 16 जून को बीएचयू में भर्ती करवाया गया था। उसे सांस लेने में दिक्कत थी। उसकी 17 जून को मौत हो गई थी। वहीं बड़ा गांव का रहने वाला 52 साल का मरीज टाइफाइड से पीड़ित था। उसे 16 जून को सांस फूलने की शिकायत पर बीएचयू में भर्ती किया गया था, लेकिन उसी दिन उसकी मौत हो गई थी। दोनों की रिपोर्ट अब कोरोना पॉजिटिव आई है। सहारनपुर जिले में 25 कोरोना संक्रमित मरीजों का पता चलने के बाद जिले में अब तक कुल मरीजों की संख्या 330 हो गई है। इससे एक दिन पहले 16 संक्रमित मिले थे। इस बीच जिले के डीएम ने खास तौर पर 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों और 10 साल से छोटे बच्चों के घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश दिया है। गोरखपुर जिले में नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट अस्पताल द्वारा कोरोना से संक्रमित के इलाज का मामला सामने आया है। प्राइवेट अस्पताल को इलाज के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। इस बात की भनक लगने पर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की तो मरीज, डॉक्टर व कर्मचारी मौके से फरार हो गए। टीम की अगुवाई कर रहे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने तत्काल अस्पताल को सील कर दिया है। लापरवाही का आलम यह है कि अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था।
हरदोई जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक की कोरोना संक्रमित रिपोर्ट आने के बाद वह परिवार समेत फरार हो गया। इस खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ गई है। वहीं आसपास रहने वालों में संक्रमित होने का डर है। सीएचसी अधीक्षक ने कहा कि युवक की तलाश की जा रही है। वहीं कासिमपुरा थाने में संक्रमित के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है। इसके काम को रोकने के लिए लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं आ रही हैं। याचिकाओं से परेशान होकर एक याचिका को प्रायोजित बताते हुए रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रदीप श्रीवास्तव समेत 3 याचिकाकर्ताओं पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ताओं ने गंगा घाट से 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के निर्माण पर रोक के हाईकोर्ट के पुराने आदेश की अवमानना बताया था। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में हर वर्ग की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों का लंबे समय से बकाया का रिकॉर्ड भुगतान किया है। सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में गन्ना किसानों के खाते में 418 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की है। इसके साथ ही योगी सरकार के पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का गन्ना मूल्य भुगतान कर उत्तर प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सीबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक की कानपुर शाखा के 10 करोड़ रुपए हड़पने के जिस मामले में केस दर्ज किया है उसमें करीब 2000 करोड़ के घपले की आशंका है। सीबीआई ने इस केस की सिलसिलेवार जांच शुरू कर दी है। करीब 35 फर्म अब तक जांच के दायरे में है। सीबीआई ने कानपुर की ग्लोबिज एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के विरुद्ध 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। यह केस इंडियन ओवरसीज बैंक के वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार जांच में सामने आया है कि ग्लोबिज एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने कंसोर्टियम में शामिल अन्य बैंकों को भी धोखा देकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। यह रकम 2000 करोड़ रुपए है। कोरोना संक्रमण से बचाव और इसके उपचार की जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया है। सरकारी राशन की दुकानों और मंडियों में भी कोरोना से बचाव की जानकारी देने वाले बैनर लगाने के लिए कहा है। उन्होंने निगरानी समितियों को भी इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर मुहैया कराने का निर्देश दिया है। अयोध्या की विवादित ढांचा विध्वंस मामले में विशेष अदालत के समक्ष आरोपित नवीन भाई शुक्ल ने अपना बयान दर्ज कराया। इसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक बदले की भावना से उन्हें फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव की अदालत ने अन्य आरोपितों का बयान दर्ज करवाने के लिए आज की तारीख तय की है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल ऐसे अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन भरने में गलती कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय अर्जी देने पर मानवीय भूल सुधारने का मौका दिया जाए, जबकि कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया है जो कि परीक्षा में असफल हुए हैं और ऑनलाइन आवेदन करने में गलती की थी। संत कबीर नगर जिले में कोरोना से बचाव को लेकर मास्क पहनने की उपयोगिता लोगों को लगातार शासन प्रशासन द्वारा बताई जा रही है। इसके बावजूद कुछ लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी क्रम में मेहंदावल सीओ गयादत्त मिश्र ने एक दरोगा का उस समय चालान काट दिया जब वह बिना मास्क लगाए चौराहे पर मिले। लखनऊ में चिनहट के रिहायशी इलाके में स्थित रामस्वरूप केमिकल फैक्ट्री में रात अचानक ब्लास्ट हो गया। घटना में फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की मौत हो गई जबकि 2 महिलाओं समेत 5 अन्य घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा है कि महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक बयान देने के लिए भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राज्य के पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी को लिखे पत्र में महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा कि आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि आजाद द्वारा किए गए ट्वीट में महिलाओं के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक बातें कही गई हैं। रेखा ने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कानून से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का आग्रह किया जाता है ताकि भविष्य में ऐसे अपराध नहीं हो। उधर आजाद ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि स्पष्ट कर दूं कि यह ट्विटर अकाउंट फरवरी 2018 में बना है और मैं सितंबर 2018 में जेल से रिहा हुआ हूं। किसी कार्यकर्ता ने मुझे यह अकाउंट दिया। बाबा साहेब का सिपाही हूं और बहन बेटियों का सम्मान करता हूं जो कि मेरे लिए सर्वोपरि है। ट्वीट बहुत ही गलत है। मैं अकाउंट में सुधार कर रहा हूं।
शासन के निर्देश के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक व परास्नातक छात्रों की स्थगित वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा विभाग ने 16 मार्च से शुरू हुई परीक्षाओं को लॉकडाउन के चलते स्थगित कर दिया था। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर AM सक्सेना ने बताया कि छात्रों का परीक्षा शेड्यूल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही सभी संयुक्त कॉलेजों के प्राचार्यों को भी भेज दिया गया है। साथ ही परीक्षा 7 जुलाई से शुरू की जा रही है।